जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन तथा इसके यौगिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th का है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले बात, चूँकि नाम ही चैप्टर के कार्बन और इसके यौगिक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन से। और कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कार्बन एक्चुअली में होता क्या है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन का त्याग या कार्बन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये सारी संभावनाएं हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानते हैं। अगर हम कार्बन की चर्चा करते हैं तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार इसका 12 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सेल और सब सेल के आधार पर, तो हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम सेल के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमको कक्षा में सजाना है, और कक्षा में के में मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, उसको पुनः हम एल कक्षा में रखेंगे। ये तो हो गया आपको कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन का विन्यास किए हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का विन्यास कर रहे हैं। अब हम उप कक्षा यानी कि सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1s 2s 2p 1s2 2s2 2p2 यानी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम विन्यास के माध्यम से जानेंगे क्या कार्बन के पास ऐसा कैपेसिटी है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या कार्बन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हम जैसे देखते हैं कि कार्बन के बाहरी कक्षा यानी कि एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जैसा कि केमिस्ट्री में नियम है, ऑक्टेट रूल का नियम है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि अगर कोई भी तत्व या यौगिक अपने आप को अस्थायी ग्रहण करना चाहता है तो उसे ऑक्टेट का नियम पालन करना होगा। ऑक्टेट का नियम करने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी परमाणु या किसी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कहा जाता है कि वह अपने केमिकली यानी कि रासायनिक रूप से अस्थायी हो जाता है। अब हम देखते हैं कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अगर चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है। दोनों संभावनाएं कार्बन के साथ बना है, लेकिन क्या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना एक सिंगल परमाणु के लिए संभव है या नहीं है, देखते हैं। किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए या किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आसानी से कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन न तो त्याग कर सकता है और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। त्याग या ग्रहण करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से त्याग या ग्रहण कर सकता है, लेकिन जैसे ही हम 4 इलेक्ट्रॉन पाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना किसी सिंगल एटम के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और एक समय में एक साथ उतना ऊर्जा लेकर कोई भी आइटम 4 इलेक्ट्रॉन न तो त्याग कर सकता है न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो अर्थात कार्बन कर क्या सकता है, कार्बन के पास क्या ऐसी क्षमताएं हैं, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और न ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो कार्बन क्या कर सकता है, क्या संभावना है? इसका मतलब कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब जब ग्रहण और त्याग करने का क्षमता समाप्त हो जाता है, उस कंडीशन में एक ही उपाय बचता है कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ या कार्बन दूसरे आइटम के साथ आज साझेदारी से बॉन्ड बनाएगा, यानी कि शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा। अर्थात कार्बन साझेदारी से बंध का निर्माण करेगा, साझेदारी से बंध का यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बंध का निर्माण करेगा, निर्माण करता है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आइटम
चाहे कार्बन हो या कोई दूसरा आइटम हो, अगर साझेदारी से शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है तो उस तरह के बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो हम साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को सहसंयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया, यानी कार्बन के द्वारा आपस में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उस बंधन को हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब भी साझेदारी का बात होगा तो कार्बन के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी होता है। इसका मतलब अगर हम कार्बन का सपोजिंग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो हमको पता है कि कार्बन की वैलेंस यानी कि संयोजकता 4 है, अर्थात कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु या 4 अन्य दूसरे परमाणुओं से अटैच होकर जुड़कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण कराएगा। सपोजिंग अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमको जैसे सपोजिंग इसको हाइड्रोजन से अटैच करना है तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए ऑक्टेट का नियम कहता है कि अगर कोई तत्व अपने आप को अस्थायी महसूस करना चाहता है तो उसे ऑक्टेट का नियम का पालन करना होगा। ऑक्टेट का नियम कहता है कि अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वह सारा आइटम दुनिया में जितना है सब अपने आप को अस्थायी महसूस करेगा। हम बात करते हैं कार्बन का, कार्बन के पास अपना उसके पास जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हम दूसरे सिंबल का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हम डॉट का किए हैं तो इसके लिए हम क्रॉस का सिंबल कर लेते हैं कि हाइड्रोजन अलग पहचान हाइड्रोजन का बन जाएगा। 4 हाइड्रोजन है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, दैट्स व्हाई कि कार्बन का संयोजकता 4 है तो 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमको पता लगाना है कि इसके बीच साझेदारी से कैसे बॉन्ड बनेगा। जब भी साझेदारी इलेक्ट्रॉन के बीच होता है या किसी दूसरे आइटम के इलेक्ट्रॉन के बीच होता है तो साझेदारी हमेशा बराबर का होगा, यानी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हमेशा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आइटम, हमेशा परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में बराबर साझेदारी होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि बराबर साझेदारी कैसे होगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास पहले जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय परमाणु है, उसका हम पहले ऑक्टेट का पालन करते हैं या उसका ऑक्टेट पूरा करते हैं, अष्टक का पूरा करते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन के पास है। तो चलिए चारों से लेके पहले कार्बन जो सेंट्रल परमाणु है उस सेंट्रल परमाणु का ऑक्टेट हम पूरा कर देते हैं। अब ऑक्टेट पूरा करने से पता चला कि इसके पास पहले से अपना 4 था और 4 हाइड्रोजन का लेके इसका इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। इसका मतलब बाहरी कक्षा में 8 होने का मतलब ऑक्टेट का नियम का पालन हो रहा है। इसका मतलब कार्बन तो अस्थायी हो गया। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1, सभी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन अस्थायी कैसे होगा? क्या हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन से अस्थायी हो जाएगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का होना अति आवश्यक है। और कोई भी आइटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को अस्थायी महसूस करता है तो उस नियम को ड्यूप्लेट का नियम कहा जाता है। और किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन लेकर कोई परमाणु अस्थायी होना चाहता है तो उस नियम को ऑक्टेट का नियम कहा जाता है। तो हाइड्रोजन हमेशा ड्यूप्लेट के नियम का पालन करते हुए अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। तो चलिए देखते हैं, कार्बन इनसे 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के साथ लिया था, यानी पहचान लिया था, तो हाइड्रोजन भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये ड्यूप्लेट का नियम का पालन कर लिया, यानी कि ये अपने आप को अस्थायी कर लिया। अब यहाँ इस हाइड्रोजन के पास ये थे, इनसे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, चूंकि कार्बन भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, इसलिए बराबर का साझेदारी होना चाहिए। जब तक बराबर का साझेदारी नहीं होगा तब तक उस बॉन्ड को हम सहसंयोजक बंधन नहीं कहेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन भी अपने आप को अस्थायी महसूस करने लगा और कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन पाकर अपने आप को अस्थायी हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर अस्थायी होने से किस प्रकार के बंधन का निर्माण होता है।
चलिए, हमको जहाँ तक पता है और आप लोग को भी पता होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का, अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो डबल बॉन्ड का निर्माण, और अगर 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो यहाँ देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड। तो चलिए देखिए, जहाँ तक हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अस्थाई होगा। यानी कि अगर जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉन्ड के थ्रू जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड हो गया, तो 4 बॉन्ड हो गया। 4 बॉन्ड कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। चूंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, इस प्रकार से 1 2 3 4 बॉन्ड के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से अस्थाई हो गया, और पता भी चल गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन जो बार बार पूछ देता है, कभी बॉन्डिंग से, या जब स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है उस स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसमें ये पूछ देता है, इसमें बताइए सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना है, सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना है, बंधन की संख्या कितना है, और बार बार पूछता है क्वेश्चन, और काफी बार पूछ चुका है। तो सिंपल हमको बॉन्ड गिन लेना है, कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यानी जितना बॉन्ड उतना सहसंयोजक बंधन की संख्या, यानी कि 4 इसका हो गया सहसंयोजक बंधन की संख्या। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक उतारिए, आगे फिर हम बढ़ते हैं कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, वहाँ से रिवाइज करेंगे।